बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी भावी शिक्षकों का आपके YouTube प्लेटफॉर्म टारगेट टीचर बाय अंकित में। मैं अंकित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग इस वीडियो में मनोविज्ञान के अंतर्गत अभिप्रेरणा नामक टॉपिक पर बात कर रहे हैं और यह अभिप्रेरणा नाम का टॉपिक यूपी टेट और सुपर टेट यानी शिक्षक भर्ती परीक्षा और शिक्षक पात्रता परीक्षा और साथ साथ केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट के लिए भी महत्वपूर्ण होने वाला है। आपको बता दें कि अभिप्रेरणा यूपी टेट और सीटेट में तो प्रश्न बनते ही हैं। अभिप्रेरणा नाम के टॉपिक में जो सुपर टेट से प्रश्न बनते हैं वो किस प्रकार बनते हैं सुनिएगा कि जो जीवन कौशल नाम का एक आपके में विषय दिया हुआ है शिक्षक भर्ती परीक्षा में सुपर टेट में और इससे 10 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 10 प्रश्न पूछे जाते हैं और ये जो 10 प्रश्न हैं मात्र 6 टॉपिक से पूछे जाते हैं, मात्र 6 टॉपिक से, और 6 में से एक टॉपिक है अभिप्रेरणा। तो अभिप्रेरणा से 2 या 3 प्रश्न बनने की संभावना रहती है 10 में से शिक्षक भर्ती परीक्षा में, और यूपी टेट में तो 30 प्रश्न आते हैं मनोविज्ञान के, तो 2 या 3 प्रश्न अभिप्रेरणा से आते ही आते हैं। तो यहाँ पर आपको ये महत्वपूर्ण जानकारी मैंने आपको दी है कि अभिप्रेरणा कितना महत्वपूर्ण है। चलिए शुरुआत करते हैं देर न करते हुए। अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभिप्रेरणा, अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा को अंग्रेजी में मोटिवेशन कहते हैं। और याद रखिएगा मोटिवेशन जो शब्द है उसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के मोटम शब्द से या मोवियर शब्द से मानी जाती है, जिसका अर्थ है टू मूव तथा टू मोशन, यानी टू मूव तथा टू मोशन जिसका अर्थ है, और टू मूव और टू मोशन का अर्थ होता है गति करना, यानी ऐसी प्रक्रिया जिसके बाद व्यक्ति गतिशील या सक्रिय हो जाता है अभिप्रेरणा कहलाती है। यानी ऐसी प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा को सीखने का हृदय, सीखने का स्वर्ण पथ, सीखने का क्या स्वर्ण पथ, और क्या कहा जाता है अनिवार्य स्थिति तथा सीखने का मुख्य कारक के रूप में कहा जाता है। मोटिवेशन लैटिन भाषा के मोटम शब्द से बना है। टू मूव टू मोशन यानी गति करना, इंसाइट ऑफ एक्शन इसको कहा जाता है। अभिप्रेरणा एक मानसिक प्रक्रिया यानी एक इंटरनल पावर, एक आंतरिक शक्ति है जो अंदर से किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए क्या करती है? प्रोत्साहित करती है। दूसरे शब्दों में आप यूं कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा एक ऐसी शक्ति है जो हमें किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है और तब तक प्रेरित करती है जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। यह प्राणी की वह अवस्था है जो उसे किसी आवश्यकता के कारण भीतर से संचालित करती है तथा उसे लक्ष्य की ओर निर्देशित करती है। यानी सीधे शब्दों में आप समझिए कि जो मोटिवेशन है वो मोटिवेशन एक प्रकार की आपकी आंतरिक शक्ति है, आपकी इंटरनल पावर है, जो करती क्या है? आपको कोई कार्य प्रारंभ करने के लिए या उस कार्य को जो आप कार्य कर रहे हैं उसको गति प्रदान करने के लिए, तेजी से करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यही मोटिवेशन होता है। यह आपके अंदर की एक शक्ति है, एक पावर है, आपके अंदर की एक इंटरनल पावर है। ये कोई चीज या वस्तु नहीं है, ये आपके अंदर की एनर्जी है, एक इंटरनल पावर है जो आपको कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। और ये बहुत जरूरी है किसी भी काम में सफल बनने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। तो आगे दोस्तों आपको कुछ चीजें बताई गई है। आप विद्यालय या महाविद्यालय क्यों जाते हैं? आप विद्यालय या महाविद्यालय क्यों जाते हैं? छात्र सारी रात क्यों पढ़ता है? इसके कारण है कि नहीं है? इस व्यवहार के कई कारण हैं। आप ऐसा जो कर रहे हैं उसके कई कारण हैं। हो सकता है कि आप ज्ञान अर्जन के लिए विद्यालय जा रहे हो सकता है कि आप मित्र बनाने के लिए विद्यालय जा रहे हो सकता है कि आपको एक अच्छी नौकरी पानी है जिसके लिए आप डिप्लोमा या डिग्री पाने के लिए विद्यालय जा रहे हो, या आप अपने माता पिता को प्रसन्न करना चाहते हो इसलिए विद्यालय जा रहे हो। तो कई कारण हो सकते हैं। दोस्तों एक छोटा सा पक्षी छत के एक कोने में अपना घोंसला बनाता है। क्या करता है? छत के एक कोने में अपना घोंसला बनाता है और हम उस घोंसले को तोड़ देते हैं, लेकिन वह पक्षी फिर से तिनका इकट्ठा करता है और क्या करता है? घोंसले बनाने में लग जाता है। वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे अभिप्रेरणा ऐसा कठिन कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। और क्यों प्रेरित करती है? क्योंकि उसको नीड है, उसको आवश्यकता है, घर की आवश्यकता है। क्योंकि अगर घर नहीं होगा तो कहाँ रहेगा वो पक्षी? तो उसकी आवश्यकता है घर की, और उस आवश्यकता की पूर्ति के लिए वो क्या कर रहा है? कार्य कर रहा है, कठिन कार्य कर रहा है। उदाहरण के लिए एक लड़का साइकिल चलाना सीखता है,
ठीक है ना। और साइकिल चलाना सीखता है और बार बार गिरता है, चोट खाता है, लेकिन फिर भी वह साइकिल चलाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मोटिवेशन है, उसके अंदर अभिप्रेरणा है, साइकिल चलाना उसको सीखना है। इस बात से प्रेरित होकर वो क्या करता है, बार बार गिरता है, चोट खाता है, फिर साइकिल चलाता है। ये उसके जो अंदर की शक्ति है जो उसे कार्य करने के लिए प्रेरित कर रही है, यही तो अभिप्रेरणा है। आगे बात की जाए, आगे बात करें, एक पुरानी कहानी है कि एक मकड़ी दीवार पर चढ़ने की कोशिश करती है और वह फिसल जाती है। वह बार बार प्रयास करती है और बार बार असफल हो जाती है। उसने ऐसा अनेक बार किया, अंत में वह दीवार पर चढ़ने में सफल हो गई। ये क्या है? ये कार्य उसको किसने करने की प्रेरणा? क्यों वो बार बार कार्य कर रही है? क्योंकि उसको प्रेरणा मिलती है, वो अपने अंदर से प्रेरित होती है, और वो जो अंदर उसके कारक है, जो आंतरिक उसकी शक्ति है, वही अभिप्रेरणा है, वही मोटिवेशन है। वास्तव में अभिप्रेरणा टू मूव टू मोशन से बना है, जिसका अर्थ ही होता है गति प्रदान करना। यानी किसी व्यक्ति के द्वारा जो कार्य किया जाता है, उस कार्य को जारी रखने के लिए और उसको तेजी से करने के लिए जो फैक्टर कार्य करता है, जो कारक कार्य करता है, वो अभिप्रेरणा होता है। प्रेरक क्या होता है? जब हम अभिप्रेरक की बात करते हैं, अभिप्रेरणा की बात करते हैं, तो हमें यहां पर प्रेरक भी समझ लेना है। आप इस उदाहरण को देखिए, क्या लिखा हुआ है। इस उदाहरण में लिखा हुआ है, हम किसी मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो वहां पर रखी हुई तरह तरह की मिठाइयां जो हमारे व्यवहार को, ध्यान को आकर्षित करती हैं, वह प्रेरक है। आपका ध्यान जो आकर्षित करता है वह प्रेरक है। समझ में आ रहा है ना मित्रों? ऐसी कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी परिस्थिति, कोई भी स्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान जो हमारी क्रिया को, जो हमारे व्यवहार को, जो हमारे ध्यान को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है, अपनी ओर प्रभावित करता है, वह क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? प्रेरक कहलाता है। उद्दीपक क्या है मित्रों? जब हम बात करते हैं उद्दीपक की, तो सुनिएगा, जब हम किसी मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो वहां रखी हुई तरह तरह की मिठाइयों में से जो एक मिठाई जो हमारे व्यवहार को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, वह उद्दीपक है। कहने का मतलब है कि हम उद्दीपक की बात कर रहे हैं, तो यहां पर आपको यह जान लेना है कि आप मिठाई की दुकान पर जाते हैं तो तरह तरह की मिठाइयां ध्यान देखते हैं, तो आपका ध्यान उधर आकर्षित होता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपको जलेबी पसंद है तो आपके लिए उद्दीपक का काम जलेबी करेगी, अन्य मिठाइयां नहीं करेंगी। आप प्रेरक हैं अन्य मिठाइयां, लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित कर रहा है वो स्टिमुलस यानी वो उद्दीपक होता है। यहां पर आपको ध्यान रखना है। ऐसा एक निश्चित प्रेरक, क्या लिखा हुआ है? ऐसा एक निश्चित प्रेरक जो निश्चित परिस्थिति में हमारे ध्यान को, हमारे व्यवहार को प्रभावित करे, वह स्टिमुलस या उद्दीपक कहलाता है। यहां पर लिखा हुआ है कि उद्दीपक यदि क्रिया से पहले दिया जाए, क्या लिखा हुआ है? उद्दीपक यदि क्रिया से पहले दिया जाए तो उद्दीपक कहलाता है, और लेकिन उद्दीपक जो क्रिया के दौरान या क्रिया की समाप्ति पर दिया जाए तो वो क्या कहलाता है? पुनर्बलन कहलाता है। अब उद्दीपक दो प्रकार के होते हैं, स्वाभाविक उद्दीपक और स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब है, स्वाभाविक उद्दीपक का मतलब है जिसमें स्वतः स्वयं स्वाभाविक रूप से प्रेरित होकर क्रियाएं होती हैं। जैसे हमें प्यास लगती है, हमें पानी दिखे तो हमें क्या लगता है कि हम इस पानी को प्राप्त कर लें, ये स्वाभाविक है। ठीक, तो ऐसे जिसमें स्वतः या स्वयं स्वाभाविक रूप से प्रेरित होकर क्रियाएं करते हैं। जब हमें प्यास लगेगी तो हम पानी पीने की कोशिश करेंगे कि नहीं करेंगे? तो हम स्वाभाविक रूप से अपनी क्रिया कर रहे हैं, क्योंकि ये स्वाभाविक है, प्यास लगना, भूख लगना। अस्वाभाविक उद्दीपन की बात करें तो अस्वाभाविक उद्दीपन जो कि स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जुड़ जाता है, अस्वाभाविक उद्दीपक जो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जुड़ जाता है, उसके अनुकूलित बन जाता है, तब जाकर उससे क्रिया प्रेरित होती है, अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाता है। समझिएगा, हमें प्यास लगती है और हमें पता है कि मटकी में पानी होता है। सुनिएगा, हमें प्यास लगती है और हमें पता है कि मटकी में पानी होता है, और दूर से हमें कोई मटकी दिखाई देती है तो वह मटकी देखकर हमें पानी की संतुष्टि होती है कि वहां उसमें पानी होगा, तो वह मटकी अस्वाभाविक उद्दीपक कहलाती है। आपको प्यास लगी, ठीक, अब आपको पानी नहीं दिख रहा, आपको एक मटकी दिख रही है कि वहां पर मटकी रखती है, लेकिन आप भली प्रकार जानते हैं कि उस मटकी में पानी होता है। मटकी में पानी भरा जाता है कि नहीं? तो मटकी में पानी होता है, आप ये जानते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस मटकी में पानी हो, लेकिन आप उससे संतुष्ट होंगे कि मुझको पानी प्राप्त अब हो जाएगा। आपको संतुष्टि होगी कि नहीं होगी? तो आपको क्या मिल रही है? मटकी को देखकर संतुष्टि मिल रही है
कि वहां उसमें पानी होगा, तो वह मटकी जो है, जो मटकी कार्य कर रही है वो अस्वाभाविक उद्दीपक का कार्य कर रही है, स्वाभाविक उद्दीपक का कार्य नहीं कर रही। मटकी अस्वाभाविक उद्दीपक का कार्य कर रही है, क्योंकि अभी आपको पानी मिला नहीं है, हो सकता है मिल जाए, हो सकता है ना मिले, तो वो मटकी जो कार्य कर रही है वो अस्वाभाविक उद्दीपक का कार्य कर रही है। भाई आपको उद्दीपक कब आता है? जब आपको पानी दिख जाता तो उद्दीपक आ जाता और स्वाभाविक उद्दीपक आ जाता। लेकिन आपको पानी नहीं दिखा, आपको मटकी दिखा, लेकिन आपको ऐसा लगेगा क्योंकि मटकी में पानी होता है, इसलिए मटकी से ही आपको क्या हो जाएगा, आपका संतुष्टि हो जाएगी, क्योंकि जो आपकी मटकी है वो अस्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक से जुड़ जाएगा। तो यहां पर आपको ध्यान देना है, यही लिखा हुआ है कि जब अस्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जुड़ जाता है तो उसके अनुकूलित बन जाता है, तब उससे जो क्रिया प्रेरित होती है वो अस्वाभाविक उद्दीपक होती है। आशा है आपको समझ में आया होगा। यदि अस्वाभाविक उद्दीपक को स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जोड़ा नहीं जाता है तो यह उद्दीपक के रूप में क्रिया को प्रेरित नहीं करता है। बिल्कुल।